हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब कुछ निपटा कर जसन वापस घर के लिए निकल गया। बिजनेस में लगी हुई आग को तो उसने शांत कर दिया था और अब बारी थी उसकी बेबी डॉल के अंदर लगी आग को शांत करने की, जो वो अपने प्यार से करने वाला था। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर आया, उसकी नज़र सामने बेड पर आराम से सोई हुई अति पर गई तो शायद उसका इंतज़ार करते करते ही वो सो गई थी। वो धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ आया और उसके चेहरे को देखने लगा। उसे देखकर लग रहा था कि शायद वो गहरी नींद में सोई हुई है। उसे सोते देख जसन ने भी अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अब वो सिर्फ शॉर्ट्स में था। वो बेड पर आया और अति की बगल में लेट गया, लेकिन एकदम से उसकी धड़कन बढ़ गई जब सोई हुई अति एकदम से उसके ऊपर आकर लेट गई। जसन एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अति सो चुकी है, लेकिन अति जाग रही थी और सोने का नाटक कर रही थी। उसकी बेबी डॉल की मासूमियत तो उसे बहुत ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन उसकी ये चालाकियाँ भी उसे बहुत पसंद आती थी। आ गई तुम? मिल गया तुम्हें मेरे लिए वक्त? मैं तो सोच रही थी कि तुम आओगे ही नहीं, पर तुम तो आ गए। कितने अच्छे नसीब है मेरे जो तुम वापस मेरे पास आए। अति ने तंज कसते हुए कहा तो जसन हैरानी से देखता रहा। सच में कितना ड्रामा करने लगी है उसकी बेबी डॉल। वाह, एक तो गलतियां करते हो, ऊपर से सॉरी तक नहीं बोलते। जाओ, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी, अति ने कहा और उसके ऊपर से हट गई। तो अगले ही पल जसन खुद उसके ऊपर आ गया। अति ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, जितनी मर्जी कोशिश कर लो मुझे मनाने की, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। लेकिन मैं तो तुम्हें मना ही नहीं रहा, जसन ने कहा तो अति का मुंह और भी ज़्यादा बन गया। उसका मन कर रहा था कि अभी जसन का मुंह नोच ले, लेकिन वो बस मुंह फेर कर लेट गई। तो जसन धीरे से उसकी गर्दन के पास अपने होंठ लाया और बोला, सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था। जाओ, अब भी बिजी रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अति ने मुंह फेरे हुए ही कहा तो जसन के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं आज के बाद तुम्हें गलती करने का मौका ही नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे कभी बात ही नहीं करूँगी, अति ने भी कहा और उसकी आंखों में देखने लगी। पर अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। क्या तुम्हारा मन लग जाएगा मेरे बिना? जसन ने पूछा तो अति बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। सच में जब जसन उसके पास नहीं था तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। हालांकि वो उसे अपना बॉडीगार्ड समझ रही थी, लेकिन फिलहाल वो खुद नहीं जानती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्यार तो वो जसन से बेइंतहा करती थी, बस दिमाग में उसकी तस्वीर धुंधली हो गई थी, लेकिन एहसास अभी भी वही थे। बताओ ना, क्या तुम रह लोगी मेरे बिना? जसन ने दोबारा पूछा तो अति ने अपना सिर ना में हिला दिया। तो फिर अब माफ़ नहीं करोगी क्या मुझे? कर दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक पनिशमेंट दूंगी। पनिशमेंट वाली बात सुनकर जसन हंसा और बोला, तुम्हारी कोई भी पनिशमेंट मंजूर है मुझे। उसकी बात सुनकर अति मुस्कुराई और बोली, सोच लो। सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तुमसे जुड़ी बातों में मैं दिमाग नहीं चलाता, जसन ने कहा तो अगले ही पल अति ने उसकी आंखों के आगे एक चॉकलेट रख दी। जसन एक पल के लिए तो चौंक गया, आखिर ये चॉकलेट उसकी पनिशमेंट कैसे हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। उसे वो वक्त याद आने लगा जब उसने भी अति को इस तरह की पनिशमेंट दी थी। सच में उसकी बंदी बीमार होकर भी उसकी जान लेने पर तुली है। तुम्हें यह चॉकलेट खानी होगी। ये चॉकलेट खाना तो 1 मिनट का काम है, इसमें पनिशमेंट जैसा कुछ भी नहीं, जशन ने कहा और उसके हाथों से वो चॉकलेट लेने लगा। लेकिन अति ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली, ये चॉकलेट खाना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये चॉकलेट तुम अकेले नहीं खाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ खाऊंगी। लेकिन चॉकलेट एक है तो खाएंगे भी एक साथ ही। अच्छा, वो कैसे? जसन ने नासमझ बनते हुए पूछा।
जबकि उसे पता चल चुका था कि उसकी खुरापाती लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। और देखते ही देखते हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। जब अति ने उस चॉकलेट को रैपर से निकाला और अपने मुंह में रख लिया। चॉकलेट का आधा हिस्सा उसके मुंह में था और आधा जसन की तरफ। जसन ने हैरानी भरी आंखों से उसे देखा तो अति ने अपनी उंगली से उसे उस चॉकलेट को खाने का इशारा किया। जसन ने भी मुस्कुराकर उस चॉकलेट के आधे हिस्से को अपने मुंह में रख लिया, जिससे दोनों के होंठ आपस में टच हो गए। अब उन दोनों के मुंह में ही आधी आधी चॉकलेट थी, लेकिन चॉकलेट खाने की बजाय दोनों एक दूसरे के होंठों को खा रहे थे। वो चॉकलेट उनके मुंह में घुलती जा रही थी। उस चॉकलेट का कुछ हिस्सा जसन के मुंह में था तो कुछ अति के मुंह में, और दोनों का मुंह एक दूसरे के होंठों से बंद हो चुका था। धीरे धीरे वो चॉकलेट भी पिघलती रही और जसन और अति भी एक दूसरे को पीते रहे। लेकिन जैसे जैसे अति उस पल को जी रही थी, उसका सिर भारी होता जा रहा था। जसन के होंठों से होंठ लगते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अब उसकी आंखों के सामने धुंधली धुंधली तस्वीरें आ रही थी, जिनमें वो एक शख्स के साथ ऐसा ही कुछ करती दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी से अपना एक हाथ अपने सिर पर रख लिया। जसन की आंखें खुली तो उसे ऐसे करते देख जसन ने जल्दी से उसके होंठों को छोड़ा। अति के सिर में तेज दर्द होने लगा था, जो उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था। जसन समझ चुका था कि ये सब शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे ज़रूर अतीत का कुछ याद आया होगा। उसने जल्दी से पूरी तरह से अति को अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर अपने कंधे पर रखकर हल्का हल्का दबाने लगा। बहुत दर्द हो रहा है मेरा सिर, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अति तड़पते हुए बोली तो वहीं उसकी दर्द भरी आवाज़ ने जसन को भी तड़पा दिया। उसने उसे और भी ज़्यादा अपनी बाहों में कस लिया और उसके माथे को चूमने लगा। धीरे धीरे अति का दर्द कम होता जा रहा था और वो नींद में जाती जा रही थी। जसन इस वक्त खुद को इतना ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा था कि अपनी जान को दर्द होते देख वो उसे कोई दवाई भी नहीं दे पा रहा था। काश उसके इस दर्द को वो उससे छीन पाता और बदले में दुनिया भर का सुकून उसे दे देता। जब उसे महसूस हुआ कि अति गहरी नींद में जा चुकी है तो उसने उसे अपनी बगल में लेटा लिया और उसके कपड़े भी थोड़े लूज़ कर दिए ताकि वो अच्छी नींद ले सके। उसे अपनी बाहों में अच्छे से भर कर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन अति उसके पास है इस बात का सुकून उसे राहत दे रहा था और थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई। सुबह जसन ने अपनी आंखें खोली तो अति अभी भी आराम से सोई हुई थी। उसने उसके माथे को बेहद प्यार से चूमा और फिर उससे अलग हुआ, लेकिन उसके उठते ही अति ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने पास खींच लिया और बोली, प्लीज़ कहीं मत जाओ ना, मुझे अभी नींद आ रही है, पर अगर तुम कहीं चले जाओगे तो मेरी नींद भी चली जाएगी। क्यों, मेरे जाने से तुम्हारी नींद क्यों चली जाएगी? जसन ने मुस्कुराकर पूछा। पता नहीं, पर लगता है मेरा सुकून सिर्फ तुमसे ही है। अति ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन जसन नहीं समझ पा रहा था कि उसने ये बात नींद में कही या फिर अपने होश में। वो तो अपनी बेबी डॉल को देखता ही रह जाता था, जो कभी बेबी डॉल बन जाती तो कभी खुरापाती लड़की। ना जाने कब उसका मूड बदल जाए और वो क्या शरारत करने लग जाए। वैसे कल रात की चॉकलेट मीठी बहुत थी, बिल्कुल चाशनी जैसे, जसन ने कहा तो अति ने जल्दी जल्दी अपनी आंखें खोली। उसे याद आया कि कल जसन को उसने क्या पनिशमेंट दी थी, तो उसने अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लिया। उसकी आंखें जसन के चेहरे पर टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर छाई हुई मासूमियत पर जसन की आंखें कहर बरसा रही थी। सच में वो चॉकलेट आपको इतनी मीठी लगी? लेकिन चॉकलेट तो कड़वी होती है ना, अति ने कहा तो जसन ने उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ दी और बोला, लेकिन ये वाली चॉकलेट बिल्कुल चाशनी जैसी थी और अब ये चाशनी मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि मेरा मन कर रहा है तुम्हारा नाम चाशनी रख दूं। उसकी बात सुनकर अति की आंखें बड़ी हो गई और होठों पर एक लंबी सी मुस्कुराहट भी आ गई। अब आप मुझे चाशनी कहकर बुलाएंगे? उसने चहक कर पूछा तो जसन ने एकदम से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उन्हें चूमने लगा। एक पल के लिए तो अति की आंखें फैल गईं, लेकिन जल्द ही धीरे धीरे उसकी आंखें बंद भी हो गईं और एक समर्पण उसके तरफ से खुद ब खुद जसन को चला गया।
सिर्फ समर्पण ही नहीं, उसका पूरा साथ उस एहसास में घुला हुआ था। सुबह की शुरुआत दोनों एक दूसरे को प्यार करके कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जसन ने उसके होठों से अपने होठ अलग किए और बोला, तुम्हें सिर्फ चाशनी कहकर बुलाऊंगा नहीं, बल्कि जब जब मेरा मन करेगा इस चाशनी को पूरी तरह से पीऊंगा भी मैं। अपनी चाशनी को जी भर के पीने के बाद जसन ने अति को नहलाया और फिर उसे कपड़े पहना कर तैयार कर दिया। अभी उसका नहाना बाकी था कि उससे पहले ही उसे एक फ़ोन आ गया जिसे अटेंड करना ज़रूरी था। लेकिन अति के सामने वो फ़ोन नहीं उठा सकता था, इसलिए वो फ़ोन रिसीव करने के लिए कमरे से बाहर आ गया। ये फ़ोन उसके आदमी का था जो रघु, नागर कालिंदी और धनी को सुरग की सैर करवा रहा था। जसन ने उसे कह रखा था कि उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जसन ने फ़ोन उठाया तो उस आदमी ने उसे बताया कि रघु की तबीयत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसके घावों को कीड़े इस तरह से खा रहे हैं कि उसका शरीर लगभग ख़त्म हो चुका है और शायद ही अब वो ज़िंदा रह पाए। उसकी बात सुनकर जसन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी तरफ से अभी भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दुनिया से जाते टाइम उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि उसने यहाँ पर मौज मस्ती नहीं की। बाकी तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। अपनी बात कहकर जसन ने फ़ोन काट दिया और वापस कमरे के अंदर आया। लेकिन जैसे ही वो कमरे में एंटर हुआ, उसकी आंखें हैरत में फैल गईं, क्योंकि सामने अति उसकी कबर्ड के सामने ही नीचे ज़मीन पर बैठी थी और उसके हाथों में थी उसकी एक शर्ट जिसकी ऐसी तैसी करने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कैंची से उसने उस शर्ट को आगे से पूरी तरह से काट दिया था। शर्ट को काट देने से जसन को कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी बेबी डॉल तो चाहे उसे भी काट दे, लेकिन टेंशन उसे इस बात की थी कहीं वो पागल उसे ये शर्ट पहनने को ना कह दे, क्योंकि इस वक्त उस शर्ट की हालत ऐसी थी कि कोई भिखारी भी उसे रिजेक्ट कर दे। थूक गटकते हुए वो अति के पास आया तो अति भी उसे देखकर झट से खड़ी हो गई और अपने हाथों में पकड़ी हुई शर्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। ये मेरे जसन जी की फेवरेट शर्ट थी, लेकिन वो कभी पहनते नहीं थे क्योंकि मैंने उन्हें पहनने से मना किया था। इस शर्ट को पहनकर वो इतने हार्ड लगते थे कि मुझे डर लगता था कि कहीं उन्हें मेरी ही नज़र ना लग जाए। लेकिन तुम इस शर्ट को पहन सकते हो। मैंने इसे तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा सेक्सी बना दिया है। सेक्सी नहीं, कचरा बना दिया है तुमने इसका, जसन ने मन ही मन कहा और बेचारगी से उस शर्ट को देखने लगा। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? उसका बिचका हुआ मुंह देखकर अति ने पूछा तो जसन ने ज़बरदस्ती का मुस्कुराते हुए वो शर्ट उसके हाथों से ली और बोला, नहीं ऐसा नहीं है, पर मैं सोच रहा था कि अगर मैं ये शर्ट पहन लूँगा तो कहीं तुम्हारे जसन जी बुरा ना मान जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मान सकते। ये शर्ट तुम्हें मैं दे रही हूँ तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जाओ जल्दी से जाओ और इसे पहन कर आओ, नहीं तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अति की बात सिर्फ बात नहीं, एक धमकी की थी। जसन ने वो शर्ट ली और बाथरूम में चला गया। बाथरूम में आकर उसने वो शर्ट अपने हाथों में पकड़ी और उसे अपने चेहरे के सामने किया तो उसमें आर पार का सब नज़र आ रहा था। कॉलर को छोड़कर बाकी उस शर्ट में कुछ भी नहीं बचा था। बस अब मेरी बीवी मुझ पर इतनी मेहरबानी कर दे कि ये शर्ट पहनकर बाहर जाने के लिए ना कह दे। जसन ने मन ही मन कहा कि तभी बाहर से अति की आवाज़ आई, जल्दी करो ना बॉडीगार्ड, मुझे तुम्हारे साथ बाजार भी जाना है। उसकी बात सुनकर जसन को ऐसा लगा जैसे उसकी सांस हलक में अटक गई हो। उसने माथा पीट लिया और नहाने लगा। वो नहाकर बाहर आया तो उसके लिए एक सरप्राइज़ और तैयार था। सिर्फ शर्ट ही नहीं, अब जसन की पैंट भी अति के हाथों में थी और उसकी हालत तो शर्ट से भी ज़्यादा बदतर थी। हमेशा हॉट एंड सेक्सी लगने वाला जसन आज किसी बंदर से कम नहीं लगने वाला था। उसे अपनी हालत पर रोना आ रहा था और अति की मासूमियत पर प्यार की। उसकी बेबी डॉल की शरारतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। जब वो सोचता कि अब वो क्या ही करेगी, उसके बाद ही वो कुछ ऐसा कर देती है कि जसन की सोच खत्म हो जाती है और परेशानियां शुरू।
मुझे ये भी पहननी है? जसन ने पूछा तो अति ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसे उस शर्ट में देखकर उसकी ज़ोर से हंसी निकल गई। वो जसन को देखकर हंसे जा रही थी और जसन उसकी हंसी में खोया हुआ मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अपनी बेबी डॉल की हंसी को देखने के लिए तो वो परमानेंट बंदर भी बन जाए तो ये शर्ट पहनना तो क्या ही बात थी। हा हा हा, तुम बंदर बंदर लग रहे हो, अति ने लोटपोट होते हुए कहा और अचानक ही उसका पैर लड़खड़ा गया तो वो हंसते हंसते गिरने को हुई। लेकिन जसन ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे बचा लिया और अपनी बाहों में थाम लिया। अति एकदम से सहम गई। उसकी धड़कन बढ़ चुकी थी। दोनों की नज़रें आपस में टकरा रही थी। अब अति की हंसी बिल्कुल बंद हो गई। बंदर लगने वाला बंदा अचानक से ही अति को एकदम हॉट लगने लगा था। उसे अपने पास महसूस कर उसके पसीने छूटने लगे थे। जसन ने उसे सीधा खड़ा किया और धीरे धीरे उसे खिसकाता हुआ दीवार के पास ले गया और अपने हाथ उसकी कमर पर रखकर अपने होंठ उसके होंठों के पास लाकर बोला, अब बताना कैसा लग रहा हूँ मैं, बंदर की तरह? उसका सवाल सुनकर अति ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, बिल्कुल जानलेवा लग रहे हो। उसके सूखते हुए होंठ ही उसकी हालत बता रहे थे। जसन ने मुस्कुराकर उसे छोड़ा और अति की डिज़ाइन की हुई पैंट पहनने लगा। उसके बाद वो आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ और अति को देखते हुए परफ्यूम लगाने लगा। अति की भी नज़र उस पर ही थी। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे जसन ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया हो। उसकी आंखों में एक मदहोशी छाई हुई थी। चले, अब जसन ने कहा तो अति एकदम से किसी ख्वाब से बाहर आई, वरना ख्वाबों में तो उसने अपने बॉडीगार्ड को ही चुम्मा चाटी करनी शुरू कर दी थी। और उसके एक्सप्रेशंस देखकर जसन मन ही मन कह रहा था कि बेबी डॉल ठरकी तो तुम भी बहुत हो। अपने जसन जी की अब्सेंस में अपने ही बॉडीगार्ड को लिपटने लगी हो। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा बॉडीगार्ड मैं ही हूँ तब तक तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन हाँ, अगर कभी किसी और के लिए तुमने ऐसा फील करके ये सब किया तो वो दिन तुम्हारा और मेरा दोनों का आखिरी दिन होगा। जसन की आंखों में इस वक्त एक जुनून था अपनी बेबी डॉल के लिए। अति ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कमरे से बाहर आने लगी। लेकिन फिर उसने पलटकर जसन की तरफ देखा तो एक बार फिर से उसकी धड़कन तेज हो गई। जसन ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे नीचे ले आया। सारे नौकर एकदम से बड़ी बड़ी आंखें किए जसन को देख रहे थे। जो इंसान अपने कपड़े इतने सलीके से पहनता था, आज उसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो या तो बंदरों से कुश्ती करके आया हो या फिर किसी ने बड़े शौक से उसके कपड़ों को खींच खींच कर पाड़ा हो। लेकिन जसन ने सबको नज़रअंदाज किया। उसके बेबी डॉल खुश है तो उसे किसी और के एक्सप्रेशन से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था। वो उसे डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने के लिए कह रहा था, लेकिन अति की ज़िद थी कि उसे बाहर होटल में ही खाना है। और एक बार फिर से जसन को उसकी ज़िद के आगे झुकना ही पड़ा। दोनों घर से बाहर आए और गाड़ी में बैठकर किसी होटल में लंच करने के लिए निकल गए। होटल स्पून ऑफ फ्लेवर्स। एक टेबल पर जसन और अति बैठे अपने ऑर्डर किए हुए लंच का इंतज़ार कर रहे थे और वहाँ बैठे हर शख्स की नज़र उन दोनों पर थी, स्पेशली जसन पर। जो लोग जसन को जानते थे वो हैरान थे और जो नहीं, उन्हें उस पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। कोई उसे भिखारी समझ रहा था जिसका स्टैंडर्ड उनसे भी ज़्यादा हाई है, कोई बंदरों का शहजादा और कोई उसे पागल इंसान जो ना जाने कैसे कपड़े पहनकर पब्लिक प्लेस में आ गया। लेकिन अचानक ही एक लड़की उन दोनों के पास आई और जसन को घूर कर देखने लगी। जसन ने पहले तो उस लड़की को नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर अपने गॉगल्स उतार कर उसकी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे उसे पहचान गया हो। उसी वक्त वेटर ने भी आकर टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया। उस लड़की ने एकदम से जसन का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर खड़ा कर दिया। जसन कहीं वो लड़की उसके ऊपर ही ना गिर जाए, इस वजह से जल्दी से खड़ा हो गया तो वो लड़की देखते ही जसन के सीने से लग गई। लेकिन उसे जिस्म के सीने से लगते हुए देखकर अति के सीने में एकदम से आग लग गई। वो गुस्से से उन दोनों को देखने लगी। वो लड़की भी जसन से अलग होकर उसके गालों को चूमते हुए बोली, सच अ लॉन्ग टाइम यार, पर
हॉटनेस तुम्हारी, वाह। छपाक। पाइनएप्पल रायते का पूरा बाउल अति ने उसके मुंह पर फेंक दिया था। जसन ने एकदम हैरानी से अति की तरफ देखा तो अति ने पहले तो उसे गुस्से से घूरा और फिर उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, हॉटनेस तो मेरे बॉडीगार्ड की एकदम मस्त है, लेकिन अपनी गर्मी तुम इस ठंडे ठंडे रायते से ठंडी कर लो, यू इडियट। चैतन्य ने नैपकिन से अपना चेहरा साफ करते हुए कहा, लेकिन इतने में ही उसके मुंह से अपने लिए इडियट शब्द सुनकर अति का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और उसने अब शाही पनीर का बाउल उठाकर सीधा उसके सिर पर उड़ेल दिया। गुस्से से चैतन्य ने उसके हाथों को पकड़ लिया और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, यू ब्लडी इडियट गर्ल, कितनी बदतमीज़ हो तुम। जसन ने अगले ही पल अति का हाथ चैतन्य के हाथों से छुड़वाया और उसे गुस्से से देखने लगा। उसने पहले एक नज़र अति की तरफ देखा जो गुस्से में चैतन्य को घूर रही थी। उसे अति से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन शायद वो इस वक्त इस हालत में नहीं थी कि कुछ सोच समझ पाती, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर गई। लेकिन एक तरफ से उसे ये भी लग रहा था कि अगर उसकी हालत सही भी होती तो भी शायद उसका रिएक्शन यही होता। उसके सामने उसके जसन जी के सीने से आकर कोई लग जाए और वह चुपचाप उन्हें देखती रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो उसके सीने में खंजर घोंप दे जो जसन के सीने से लगे, तो ये तो फिर भी शाही पनीर से नहलाने की बात थी। बदतमीज़ होगी तुम, मैं नहीं, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं किसी के भी सीने से आकर नहीं लग रही। अति ने गुस्से में अपने ही मन की बात कह दी थी। उसकी बात सुनकर चैतन्य का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन अब अति को कुछ कहने की बजाय वो जसन की तरफ देखने लगी और उसे देखते हुए बोली, ये सब क्या है जसन, और ये बदतमीज़ लड़की कौन है जिसे दूसरों से बात करने तक की तमीज़ नहीं। और मुझे तो हैरानी इस बात पर हो रही है कि तुम इसकी बदतमीज़ी बर्दाश्त कैसे कर रहे हो, जबकि अगर तुम्हारे सामने कोई भी बदतमीज़ी करता है तो तुम उसे उसकी औकात दिखाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाते। उसकी बात सुनकर जसन कुछ कहता उससे पहले ही अति गुस्से से बोली, तुम मुझे मेरी औकात क्या दिखाओगी, तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं अति जसन सिंह शेखावत हूँ, जिसका नाम लेकर तुम चिल्ला रही हो उसकी बीवी हूँ मैं, और तुम मेरे बॉडीगार्ड को जसन कैसे कह सकती हो। हाँ, अगर मेरे जसन जी यहाँ होते तो जिस मुंह से तुमने मुझे बदतमीज़ कहा है उस मुंह को तोड़ने वो पल भी नहीं लगाते। जसन अति की बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसकी बीवी को उस पर इतना ज़्यादा गुरूर है वो तो जानता ही नहीं था। लगता है इस लड़की के साथ रह रह कर तुम भी इसकी तरह ही हो गए हो, जो इसकी बदतमीज़ी भरी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे हो। चैतन्य ने जसन को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, मानना पड़ेगा, हाई स्टैंडर्ड वाले जसन का स्टैंडर्ड अब काफ़ी लो हो गया है, जो इस तरह की पागल लड़कियों के साथ घूम रहा है। वैसे कहाँ से उठा कर लाए हो इस गंवार को, इसकी बातों से तो ये मुझे कोई सड़क छाप लड़की लग रही है। चैतन्य ने कहा तो जसन ने एक ज़ोरदार चाटा उसके मुंह पर मारा। चैतन्य का मुंह जो पहले शाही पनीर से नहाया था अब उसे नज़र ना लग जाए, इसलिए जसन ने अपने हाथों से उस पर काला टीका लगाया था, वो भी 5 उंगलियों वाला। जहाँ चैतन्य अब हैरानी से जसन को देख रही थी, वहीं अति मन मन में मुस्कुरा रही थी। आज पहली बार उसकी नज़र में उसके बॉडीगार्ड ने कुछ अच्छा काम किया था। उसने जसन का हाथ पकड़ा और बड़े एटीट्यूड से बोली, चलो बॉडीगार्ड, जहाँ ऐसे पागल सरफिरे लोग आए वहाँ मुझे खाना बिल्कुल नहीं खाना। इतना कहकर वो जसन को खींचते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई तो चैतन्य बस जसन को जाते हुए देखती रह गई। वो उसकी कॉलेज टाइम की फ्रेंड थी और किसी टाइम पर उसे जसन पर क्रश होता था, लेकिन जसन ने उसके प्रपोज़ल को साफ रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद अपनी बेइज्जती महसूस होते देख चैतन्य ने भी दोबारा उसे प्रपोज़ नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में जसन के लिए फीलिंग्स अब भी थी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जसन अब दोबारा उसे इस तरह से बेइज्जत कर देगा, और वो भी बिना किसी कारण से। वो अपने गाल पर हाथ रखे जसन को जाते हुए देख रही थी और वहाँ आसपास बैठे सब लोग उसे देखकर हंस रहे थे। चैतन्य को सबसे ज़्यादा गुस्सा तो अति पर आ रहा था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। मैं अपनी ये बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगी जसन, और ना ही इस लड़की को भूलने दूंगी।
उसने मन ही मन कहा और वहाँ से बाहर आ गई जहाँ पर अति आइसक्रीम खा रही थी और जसन मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उस होटल से तो अति बाहर आ गई थी, लेकिन अब बाहर आते ही उसने आइसक्रीम की ज़िद करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे सामने ही एक आइसक्रीम वाला खड़ा दिखाई दिया। चैतन्या की हैरानी अब और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो आइसक्रीम वाला एक रोड साइड आइसक्रीम वाला था और जसन ऐसी चीज़ों से सख्त नफरत करता था। उसके लिए रोड साइड खाना मतलब भिखारियों वाला खाना होता था, जो वो कभी छूता तक नहीं था। खाना तो दूर की बात, लेकिन उसी वक्त अति ने उस आइसक्रीम वाले को खुद खाते हुए जसन के आगे बढ़ा दिया तो जसन ने भी उसे खाया और अब दोनों एक साथ उस आइसक्रीम को खा रहे थे। अति अब आइसक्रीम खाती तो कभी जीभ पर लगी आइसक्रीम वो जानबूझकर जसन को दिखाती। जसन का मन तो यूं कर रहा था कि आइसक्रीम छोड़कर उसकी जीभ को ही खा ले, लेकिन फ़िलहाल उसने खुद पर काबू कर रखा था। लेकिन अपनी बेबी डॉल की इस हरकत का बदला तो वो उससे ज़रूर लेने वाला था। अगर वो उसे इस तरह से ललचा सकती है तो उसके पास भी उसकी बहुत सी कमज़ोरियां हैं, जिससे वो उसे खुद पर पूरी तरह से काबू खो देने पर मजबूर कर सकता है। लगता है ये लड़की सच कह रही थी, ये जसन की बीवी ही है और जसन इस बदतमीज़ से इतना प्यार करता है कि इसकी छिछोरी हरकतों को भी मुस्कुराते हुए बर्दाश्त कर रहा है। वाओ, व्हाट ए ट्विस्ट। लगता है मुझे दोबारा तुम्हारी लाइफ में एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने मुझसे जो बदतमीज़ी की है तुम बर्दाश्त कर सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं। चैतन्य ठाकुर हूँ मैं भी, देखती हूँ अब तुम मुझे कैसे नज़रअंदाज करते हो। चैतन्या ने उन दोनों को देखते हुए कहा और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गई। चलो ना चाशनी, अब घर चलते हैं। वैसे भी तुमने खाना नहीं खाया और मुझे भी बहुत भूख लग रही है, जसन ने अति को देखते हुए कहा। उसे भूख तो नहीं लग रही थी, लेकिन वो चाहता था कि अति ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे, क्योंकि काफ़ी देर से वो यूं ही सड़क पर घूम रही थी। इस वक्त उसका इतना ज़्यादा ट्रैफिक में रहना बिल्कुल सही नहीं था। उसकी बात सुनकर अति ने ना में सिर हिलाया और बोली, मुझे घर नहीं जाना, मुझे वहाँ जाना है। उसने अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहा था तो जसन ने भी उस तरफ देखा, लेकिन वहाँ देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि अब उसकी बेबी डॉल मॉल जाने की ज़िद कर रही थी। ये वही मॉल था जहाँ पर वो दोनों पहले भी आ चुके थे। जसन इस वक्त उसे मॉल में बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जो उसे ऐसी जगह पर ले जाता, और अगर कहीं वहाँ पर भी किसी ने कुछ कह दिया तो अति का तो पता नहीं, लेकिन वो अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देगा और फिर कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा। इसलिए वो उसके पास आया और उसे कमर से थाम कर गाड़ी के बोनट से लगकर खड़ा हो गया और बड़ी ही दिलकश आवाज़ में बोला, अगर अभी तुम मेरे साथ घर चलोगी तो मैं वहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। अरे तुम मुझे बच्ची समझते हो क्या? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं मेरे जसन जी की वुमेन हूँ और मैं चॉकलेट और आइसक्रीम से तो बिल्कुल नहीं मानती। हाँ, कुछ और ऑफ़र है तो बताओ। उसने जिस अंदाज से कहा था, जसन का मन किया कि अपना माथा पीट ले। ये सब रायता उसी का फैलाया हुआ था, जो अब उसे ही समेटना पड़ रहा था। अति का अंदाज देखकर ही वो समझ चुका था कि उसकी बेबी डॉल ऐसे तो बिल्कुल नहीं मानने वाली। जितनी ज़िद्दी वो है वो ये अच्छे से जानता था। अपनी ज़िद मनवाने के लिए तो वो कुछ भी ड्रामा कर सकती है, इसलिए चुपचाप उसका हाथ थाम कर आगे बढ़ने लगा। लेकिन अति ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। उसे यूं रुकते देख जसन ने पलट कर उसे देखा और उससे इशारे में पूछा, क्या हुआ? तो अति ने बेचारगी से अपने पैरों की तरफ देखा और बोली, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे अपनी गोद में उठा लो ना, प्लीज़। जसन उसके इन्हीं ड्रामों पर तो फिदा होता था। उसने पलटकर अति को अपनी गोद में उठा लिया तो अति ने भी अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दीं। दोनों सड़क के बीचों बीच एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ रहे थे कि अचानक ही तेज़ गति से आता हुआ ट्रक उनकी तरफ बढ़ा। जसन और अति दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें बाकी किसी चीज़ की कोई खबर ही नहीं थी। लेकिन वो ट्रक उन्हें छूता उससे पहले ही एक शख्स तेज़ी से उनकी तरफ भागते हुए आया
और उन दोनों को लेकर सड़क की दूसरी तरफ गिरा। अचानक से जसन भी एकदम से चौंक गया। वो अपनी बेबी डॉल में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला, वरना हवा के झरोखे भी अगर अपनी दिशा बदल ले तो उस पर भी उसकी नज़र रहती थी। वो शख्स जो भागते हुए उनकी तरफ आया था वो कोई और नहीं, जसन का बॉडीगार्ड ही था। अति की वजह से उसने अपने बॉडीगार्ड थोड़ी दूरी पर रखे हुए थे, क्योंकि अब वो किसी भी तरह की गलती और लापरवाही नहीं करना चाहता था। अति अभी भी जसन की बाहों में थी, लेकिन जब जसन ने उस तरफ देखा तो उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वो मदहोशी में जा चुकी थी। अचानक से इतना हादसा हो जाने के कारण उसे सदमा सा लगा था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। जसन ने उसे अपनी गोद में उठाया और जल्दी से गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ा। उसके बॉडीगार्ड भी दूसरी गाड़ी में पीछे पीछे चल दिए। जसन अति को लेकर घर पर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। मनीषा जो घर के हॉल में ही बैठी थी, उसे देखकर व्यंग्य से अपना होठ ऊपर की तरफ उठाते हुए बोली, बस जब देखो तब इसे बच्चों की तरह से गोद में उठाकर घूमते रहते हैं और इसे भी और कोई काम नहीं। जब देखो बस गोद में चिपकी रहेगी। कोई बात नहीं, कर लो जितनी ऐश करनी है। बहुत जल्दी मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगी कि तुम जसन जी की गोद में तो क्या, उनके आसपास भी दिखाई नहीं दोगी और इस बार मेरा प्लान पूरा फुल प्रूफ होगा। जसन अति को कमरे में लाया और बेड पर सुलाकर उसके पास ही बैठ गया। उसे अपनी मुझे बेबी डॉल को इस हालत में देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फ़िलहाल उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था सिवाय इंतज़ार के, क्योंकि डॉक्टर ने उसे साफ कहा था कि अति की याददाश्त दवाइयों से नहीं बल्कि खुद ब खुद ही वापस आएगी। बस उसे कोशिश करनी होगी कि उसे कुछ पुरानी यादें दिला सके, लेकिन ये उसके लिए रिस्की भी हो सकता था। वो उसे अच्छे से सुलाकर कमरे से बाहर आ गया और अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। इस वक्त उसे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, क्योंकि अति की वजह से वो अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। पर इस बात का फ़ायदा उसके राइवल खूब अच्छी तरह से उठा रहे थे। जितने भी बिजनेसमैन उसके साथ काम करते थे, उन्हें खरीदने की कोशिश कर उसे हराने में लगे हुए थे, लेकिन जसन को इन बातों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी बेबी डॉल थी और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, जसन उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ चैतन्या ने जसन के बारे में सब कुछ पता लगाना शुरू कर दिया था और सबसे पहली बात जो उसे अपने फ़ायदे की पता लगी थी वो थी उसकी मौलिक के साथ दुश्मनी, क्योंकि मौलिक उसका बहुत अच्छा दोस्त था और अब तो उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। अति ने आज उसकी जो बेइज्जती की थी उसका बदला तो वो लेकर ही रहने वाली थी। स्टडी रूम में अपना काम निपटाने के बाद जसन नीचे हॉल में आया और किचन की तरफ बढ़ गया। उसे किचन में आते देख सभी नौकर एक जगह पर खड़े हो गए तो जसन ने खुद अपनी बेबी डॉल के लिए खाना तैयार किया और ट्रे में लेकर ऊपर कमरे में आया। अति अभी भी सोई हुई थी। जसन ने खाने की ट्रे टेबल पर रखी और उसकी तरफ बढ़कर उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अति उठ ही नहीं रही थी। उसने आखिर उस पर पानी के छींटे मारे तो अति ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे इस तरह से उठाने पर वो जसन पर गुस्सा करने लगी। उसने जसन को गिरेबान से पकड़कर अपने ऊपर झुका लिया और बोली, बहुत बुरे हो तुम, मुझे सोने भी नहीं देते। तुम्हें जितना सोना हो तो सो लेना, लेकिन पहले खाना खाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जसन ने कहा तो अति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं हमेशा के लिए सो गई तो? उसकी बेहुदा बात से जसन का चेहरा गुस्से से भर गया। ऐसा नहीं था कि अति के मजाक से वो गुस्सा होता, लेकिन इस वक्त जो उसकी हालत थी, उस हालत में उसका ये कहना जसन के गुस्से का कारण था। वो पहले ही पल पल अपनी बेबी डॉल को खो देने के डर से जूझ रहा था और उस पर से अति की इस बात ने उसके डर को हवा देकर उसके जख्मों को हरा कर दिया था। उसने अति के सिर के नीचे अपना हाथ रखा और उसके बालों को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोला, जान ले लूँगा मैं तुम्हारी अगर तुमने फालतू बकवास की तो।
तुम जानती हो ना, तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे गवारा नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा भी क्या रिश्ता है हम दोनों के बीच? तुम सिर्फ बॉडीगार्ड ही तो हो मेरे। तो मुझे कुछ होने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? अति ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो जसन को महसूस हुआ कि अभी अभी उसने क्या कह दिया, लेकिन अब वो खुद को रोकना नहीं चाहता था। अपनी बेबी डॉल को खो देने का डर उसे सब पता लग जाने के डर से बहुत ही ज़्यादा हावी था। उसने अभी भी अति को नहीं छोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हम दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, जिसमें तुम मेरी बेबी डॉल हो और मैं तुम्हारी अकड़ की दुकान, तुम्हारा खड़ूस बंदा। जसन ने कह तो दिया, लेकिन अति उसकी बात सुनकर उसे देखते ही रह गई। जसन जी, अति ने अचानक से ही कहा तो जसन की पकड़ उसके बालों से ढीली हो गई, लेकिन वो कुछ कह तो उससे पहले ही अति बोली, मुझे प्यास लगी है, पानी पानी पीना है मुझे। अति के कांपते हुए होंठ बता रहे थे कि इस वक्त उनकी प्यास कुछ और ही है और अति की प्यास जसन ना बुझाए ये हो नहीं सकता। उसने झुककर उसके होंठों पर अपने होंठ रखे और खुद की और अति दोनों की प्यास बुझाने लगा। अति ने कोई विरोध नहीं किया और जसन का साथ देने लगी। उसके हाथ खुद ब खुद जसन के सीने से होकर उसके कंधे पर चलने लगे और वो पूरी तरह खुद पर काबू खोकर जसन की होने सी लगी। जसन ने भी अब उसके बालों को छोड़कर उसकी गर्दन व सीने पर अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए तो अति और भी ज़्यादा सिहरने लगी। उसके जिस्म में एक हलचल सी होने लगी। उसने अपने हाथ जसन की पीठ पर कसने शुरू कर दिए तो जसन उसके होठों को और भी ज़्यादा शिद्दत से चूमने लगा। आई वॉन्ट टू ईट यू, जसन ने उसके होठों को एक पल के लिए छोड़कर कहा और फिर उसके होठों को धीरे धीरे किस करने लगा, कभी ऊपर वाले होठ को तो कभी नीचे वाले होठ को। अति भी कभी उसके ऊपर वाले होठ को पकड़ने की कोशिश करती तो कभी नीचे वाले। दोनों होठों से लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें जसन अति पर पूरी तरह से हावी था।